गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के जो है एक चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सो मेनी थिंग्स वी पीपुल ऑलरेडी रेड। बट जो यहाँ पर आता है कि जो गवर्नमेंट हम लोगों ने जो किया इंडिया में अब तक उसका क्या रिजल्ट रहा, और रिजल्ट रहा तो और बाकी हमारे जो नेबर हैं उनके साथ उसके क्या उनका रिजल्ट और अपने रिजल्ट से अगर हम लोग तुलना करें तो वो क्या रहा। हम लोग इस जो ये चैप्टर है, जो यूनिट है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दिस इज द ग्लोबल क्या कहते हैं इरा ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। वी कैन नॉट कन्फाइन ओनली इन इंडिया, क्योंकि एक आज जिस तरीके से एक माहौल है, जब तक कि हम अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को देश दूसरे से तुलना एक देखें, हम नहीं देख सकते कि हम कहाँ पर हम स्टैंड करते हैं, तब तक हम वो हमारा सारा जो प्रोग्रेस है वो बेकार हो जाएगा। आजकल बात भी चल रहा है कि 2030 तक इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ग्लोबल में जो हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में जो एक चेंजेस आए हैं, जो 5 ईयर प्लान चले हैं, उस 5 ईयर प्लान को हम किस तरीके से हम लोगों ने किया। इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो आज इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ हम एक देश ही की बात नहीं करते। आज तमाम देशों ने इकोनॉमिक सेक्टर में सहयोग के लिए तमाम ग्रुप बना लिए। उस ग्रुप में जैसे सार्क है, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल जो एक कमेटी बना है, उसमें इंडिया भी एक मेंबर है, सारे नेबर्स हैं, एशियन हैं, G8, G20, इस तरह से सो मेनी ग्रुप्स आर देयर, जो एक लॉबी के रूप में, एक ग्रुप के रूप में एक दूसरे से सहयोग करने के लिए अलग अलग नेचर पर जो है ये हम लोगों ने ग्रुप बनाया है। कहा भी जाता है इट इज द नेचुरल दैट द मेंबर ऑफ ग्रुप वुड बी कंसर्न अबाउट द कंपटीशन विद द फेलो मेंबर, देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इन ऑर्डर टू सर्व वन ओन्स इंटरेस्ट, वन मस्ट अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपटीटर। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में स्वाट पढ़ाते हैं, हमको किसी से जब कंपटीशन करना है तो उससे भी ये नहीं कि हम चैलेंज कर दें। जब पॉजिटिव चैलेंज ये बोलता है कि अगले जो भी व्यक्ति है, यहां पर हम लोग इकोनॉमी की, दूसरा इकोनॉमी उसकी बात कर रहे हैं, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, हमारे पास थ्रेट क्या है, जिसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। ये जब वर्ल्ड इकोनॉमी की हम अध्ययन करेंगे तो यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेंथ वीकनेस, देयर स्ट्रेंथ वीकनेस, आवर स्ट्रेंथ वीकनेस, our opportunity and threat and their opportunity and threat. Without analyzing the SWOT analysis, it will be very difficult to have a competition with the जो भी हमारे देश के कंपटीटर है उनसे हम नहीं कर सकते हैं। सो कंपटीटर जो है, किसी कंपटीटर ही नहीं हमारा वो होगा, हमारे वर्ल्ड में हमारे कंपटीटर हैं, और वो कंपटीटर पॉजिटिव सेंस में होंगे कि वो हम उनसे कंपटीशन भी करेंगे और लेकिन उनको सहयोग भी करेंगे। यहां पर जो हमारे सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ते हैं, और वो प्रभाव होता, कहते नहीं है कि सबसे कहीं भी मकान लीजिए तो रिश्तेदार सबसे पहले देख लीजिए कि पड़ोसी कैसा है, क्योंकि एक बार आप मकान ले, पड़ोसी नहीं चेंज किया सकता। उसी तरह क्योंकि उसका प्रभाव बहुत तेज पड़ता है जो पड़ोसी हमारा नेबर्स है। सेम थिंग विल बी रिपीटेड हियर, नेबर। जो हमारा इकोनॉमिक, हमारा जो नेबर है, उस नेबर की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है,
आज हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान में तमाम ऐसी चीजें हैं तो देश में असर पड़ता है। नेपाल में अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट है तो वहां पर भी हमारे देश पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वी कैन नॉट इग्नोर, ये हम नहीं कह सकते कि उनका मामला है, ठीक है उनका मामला वो डील करेंगे, लेकिन उनका एक जो एक ग्लोबल इन्वायरमेंट है, उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा। यहां पर हम लोग जो है इस चैप्टर में हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो होगा पाकिस्तान और चाइना और इंडिया का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्योंकि दीज टू, क्योंकि पाकिस्तान का क्यों करेंगे, आप कहोगे साहब पाकिस्तान के क्यों ले रहे हैं? देखो पाकिस्तान का एक बहुत सिमिलर है। सिमिलर यह है कि पाकिस्तान 1947 15 अगस्त के पहले तक, 1947 के पहले तक वो भारत ही था, और उसकी हिस्ट्री और बहुत कुछ कल्चर, इकोनॉमिक सेक्टर में सब कुछ हमारे यहां बहुत सिमिलर था, उसकी हमारी हिस्ट्री सिमिलर थी। तो पाकिस्तान एक बड़ा नेचुरल हमारा नेबर मिलेगा और आज के संबंध में कंपटीटर भी है। चाइना एक वर्ल्ड की एक अच्छी खासी इकोनॉमी है और पॉपुलेशन में भी हमसे एक है, और उसकी इकोनॉमी भी इस साल तो हम और उसकी इकोनॉमी की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि लोगों को जो जिस तरीके से कोरोना चला है, अब उसमें जो है चाइना को हम एक कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। दोनों देशों ने जो है यहां पर एक बोलना चाहेंगे एक सेंटेंस, वी शैल फोकस ऑन द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ द डेवलपमेंट फॉलोड इन दिस कंट्री। देयर आर सिमिलरिटी एज वेल एज द डिसिमिलरिटी बिटवीन दीज कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान and India have the shared history. Similarly, India and China are very old civilization and have vast population. अब देखिए चाइना से हमारी सिमिलरिटी किस पर है, मोटा मोटा चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडिया सिविलाइजेशन बहुत सिमिलर चलता है, और पॉपुलेशन में भी हम दोनों लोग महान हैं। So far as the economic structure is concerned, पाकिस्तान फॉलो द कैपिटलिस्ट सिस्टम, मिक्स फॉलो किया लेकिन उसका झुकाव कैपिटलिस्ट था। एज चाइना ऑन द अदर हैंड इज अ कमांड इकोनॉमी। कमांड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां जो सेना या कोई सिस्टम होता है वो कहा जाता है कि गवर्नमेंट का है। यहां पर कोई पॉलिटिकल नहीं कि कोई कांग्रेस पार्टी की सेना है तो ये क्या करते हैं आपका कांग्रेस पार्टी का है, बीजेपी का है, कम्युनिस्ट का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन चाइना में जो है वहां पर जो एक मात्र पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी, वहां की जो सेना है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना मानी जाती है। इसीलिए वहां पर वन पार्टी रूल होने के कारण, और एक तरह से कहा जाए कि जो गवर्नमेंट कहती है वहां है वो जो है एक तरह से, इसीलिए इसको बोला गया कमांड इकोनॉमी, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, नथिंग इज हैंड इन द मोस्टली नथिंग इज, या पार्सली हम कह सकते हैं ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के उसमें है। चाइना जो भारत जो है 1947 में हमारा एग्जिस्टेंस हुआ, आया भारत और पाकिस्तान, एंड चाइना केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1949 आफ्टर ए रिवोल्यूशन, एंड ऑल दिस कंट्री स्टार्टेड देयर प्लानिंग अलोंग द सिमिलर लाइन्स। Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, was much impressed of the Soviet Union 5-year plan. यानी कि जो हमारे यहाँ 5-year प्लान है वो सोवियत यूनियन से अडॉप्ट किया गया है। कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको वहां पर जो सोवियत यूनियन इधर जो पल हम लोग बोल सकते हैं यूएसएसआर पहले था, वहां पर 5-year प्लानिंग था, और वो 5-year प्लानिंग से बड़ा इंप्रेस हुए कि साहब वहां अच्छा, उन्होंने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया। हमारे यहाँ जो फर्स्ट 5-year प्लान हमारे 1950-51 में स्टार्ट हुआ। आज चाइना स्टार्टेड सिमिलर प्लान इन 1953, ठीक है ना। पाकिस्तान कॉल्ड इट्स द, हमारे यहाँ 5-year प्लान बोला गया। पाकिस्तान ने जो है अपने यहाँ 5-year प्लान को जो है मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बोला। क्या बोला? मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, एंड ठीक है। पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ, हमारे यहां भी 2017 तक 12th 5-year प्लान चला, और चाइना क्योंकि वो उसका लेट उसका स्टार्टेड था तो 11वां 5-year प्लान जो 2013 से 2018 था पाकिस्तान में चला, 2013 टू 2018 में।
China had completed 12th plan till 2015 and now is working on the 13th 5-year plan, that is the 2016 to 2020. And India completed its 12th 5-year plan in 2017. और उसके बाद जो है हमारे यहाँ नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग आ गया, और वो नीति आयोग ने जो है हमारे यहाँ इन चीजों को देखने लगा, 5-year प्लान का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा. तो इंडिया एंड पाकिस्तान फोकस्ड ऑन द क्रिएटिंग लार्ज पब्लिक सेक्टर बिसाइड द सोशल डेवलपमेंट which required a large public funding. Almost similar growth rate and per capita income were reported by all these three countries. अब अगर हम इनके इतिहास की थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले आते हैं हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड में चाइना के. चाइना ने जो है एक बड़ा रिगोरियस, एक जो है एग्रेसिव ग्रोथ रेट मॉडल अपनाया. हम लोग बताए हुए, क्योंकि वहां पर एक अलग टाइप की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वन पार्टी शासन है, और वहां पर जो है चाइना दैट होल्ड द पावर ऑल दिस सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूडिंग द वेरियस इंटरप्राइजेस एंड ऑल लैंड ओन्ड बाय द इंडिविजुअल वाज ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट. 1949 में जो भी वहां पर जमीनें थी सरकार के अंडर में आ गई, एंड ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन वेर टेकन बाय द गवर्नमेंट. This model was economic growth adopted by China is termed as the statism. Statism. State का मतलब होता है राज्य का. Statism. S-T-A-T-I-S-M. Statism. Which promote the view that the state has a major role in the directing the economy. A program called the Great Leap Forward. अब चाइना ने क्या किया? द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज लॉन्च इन 1958. अभी हम 2 मिनट में इसको, हम आपको 3-4 मिनट में इसको बताएंगे. उसको बताएंगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है. इसको 1958 में लॉन्च किया गया. द एम वॉज टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री ऑन ए लार्ज स्केल. देश में एक औद्योगिक क्रांति लाना, एंड इन शॉर्ट ए टर्म जितनी भी जल्दी हो देश में हम क्रांति लाएं. ठीक है. प्रेजेंट डे ग्रोथ ऑफ द चाइना कैन बी एट्रीब्यूटेड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1978 में. एग्रीकल्चर वहां पर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लाया गया, एक टोटल रिफॉर्म लाया गया. हम एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे, टोटल एग्रीकल्चर कॉलोनीज वेयर सेटअप. कॉलोनी लैंड वेयर डिवाइडेड, जो देश के लैंड थे उसको डिवाइड किया गया एक स्मॉल प्लॉट में, और हर एक को जो है, हर व्यक्ति को, हर फैमिली को उसको दिया गया. ओनरशिप नहीं दिया गया, उसको दिया गया कि आप इस पर उसको करिए. टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड. द फार्मर कैन ऑल द इनकम. अब देखिए यहां पर एक चीज हुआ कि लोगों को एग्रीकल्चर प्लॉट दिया गया, ओनरशिप नहीं दिया गया कि आप इस पर खेती कीजिए. और द फार्मर केप्ट ऑल इनकम फ्रॉम द लैंड आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद जो भी फार्मर थे वो जो है उसका इनकम रखें अपने पास. एट दिस टाइम स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वाज मेड टू फेस द कंपटीशन. द पॉलिसी ऑफ डुअल प्राइसिंग वाज इंट्रोड्यूस. दोहरा प्राइसेस. क्या दोहरा प्राइसेस था? द फार्मर एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट्स वेर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल फिक्स क्वांटिटी टू इनपुट एंड आउटपुट एट द प्राइस. माने इनपुट और आउटपुट का जो था एक सर्टेन क्वांटिटी उनको फिक्स रेट पर बेचना होता था, ठीक है ना, और बाकी जो है वो मार्केट. फॉर अदर ट्रांजेक्शन इनपुट एंड आउटपुट वेयर परचेज एंड सोल्ड एट द मार्केट प्राइस. स्पेशल इकोनॉमिक जोन वेयर सेट टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स. एक्सचेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन किया गया. अब हम यहां पर थोड़ा सा इस बात को डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड? इन ऑर्डर टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री, पीपुल वेयर इनकरेज टू सेटअप द इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड. माने जो भी उनके जहां पर रहते थे उसके पीछे इंडस्ट्रीज आप लगाइए. इन विलेज कंपनीज ऑफ द कोऑपरेटिव वेयर सेटअप. एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया गया, और दे ऑर्गेनाइज द कलेक्टिव कल्टिविज्म ऑफ लैंड.
कि सब लोग कीजिए कोऑपरेटिव के आधार पर। अराउंड 26,000 communists covered almost all the farm population in 1958. The Great Leap Forward program faced many problems also. In the earlier phase, a severe drought occurred in China. China में बहुत बड़ा वो आया, सूखा पड़ा, and जिसमें करोड़ों लोग मर गए। Russia was the comrade to the communist China. रसा के जो लोग थे, एक्सपर्ट थे, वो जो उसकी मदद कर रहे थे, रसा ने जो है अपने प्रोफेशनल को उनको वापस बुला लिया। As a result, Russia withdraw the professional who had been helping China in the industrialization bit. The Chinese strengthened Mao started the Great Proletarian Culture Revolution. उन्हें स्टार्ट किया, जिसका एम था, the aim was to weed out people opposed to the communist. ऐसे लोगों को बाहर करो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को विरोध करते हैं। स्टूडेंट professionals were sent to the work in the countryside. This revolution resulted in the many hardship for the people. अब हम लोगों ने इसमें देखा चाइना का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। अगले क्लास में हम लोग पाकिस्तान का देखेंगे और साथ ही साथ इन लोगों का, हमारे और सबकी इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ रेट था। अगले क्लास में हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड डे एंड goodbye.